मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग साइंस के रैंकर्स ग्रेड 3 के सेट 6 के सॉल्यूशन में हैं और आइए लेकर चलते एक बेहतरीन सॉल्यूशन की तरफ। और आज के सेशन में आप सभी के साथ आप सभी का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक बेहतरीन सेशन है। तो एक बार सभी लोग क्लास से जुड़िए, हम लोग लेकर चलते हैं बहुत प्यारा सा सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक है। वाट किसका मात्रक है? पावर का। और ये दाब का मात्रक है, प्रेशर का। और ये करंट का मात्रक है, धारा का, धारा का मात्रक है। और ये जो है व्यवहारिक मात्रक है, क्यूरी। वैसे रेडियोधर्मी पदार्थ के जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो बेकुरेल होती है, बेकुरेल होती है। क्या होती है? बेकुरेल। तो जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होगी? बेकुरेल होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, देखिएगा। पूछा है कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान उठाने में उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान उठा के सिर पे रखेगा तो उसके द्वारा बल लगाया जाएगा और h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य, तो W बराबर क्या आ जाएगा? mgh। तो यहाँ पर 20 किलो का जी है, 20 किलो का मास है, जी आपका दिया होगा 10 और हाइट दिया है 2। तो यहाँ पे 400 जूल ये आपका वर्क आ जाएगा। अगर गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कहा जाता तो -400 जूल आता। ठीक है, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य कितना आता? -400 जूल आता। चलिए अगले सवाल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये कह रहा है कि m द्रव्यमान वाली एक वस्तु v वेग के साथ स्थानांतरित होती है। इसमें गतिज ऊर्जा k है, इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? कह रहा है m द्रव्यमान की एक वस्तु है और v वेग से गतिमान है, तो इसकी गतिज ऊर्जा आपको कितनी दिखाई देगी? हाफ mv² यानी k दिखाई देगी। कह रहा अगर इसका वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? 2v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4k हो जाएगी, 4k। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहे गुरुत्वीय त्वरण g किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जो g होता है, कैपिटल G कैपिटल M अपान r², ये होता है ना g का मान। तो ये आप जानते हैं मास पे और रेडियस पे निर्भर करता है, ये वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। तो ये हाँ बाकी सब पे करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करेगा। यहां कह रहा है कि ठोस द्रव और गैस में, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आप बताइए, इस पे क्या आंसर आप देंगे? इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? क्या सोचेंगे? तो जब भी यहां पर डिफ्यूजन की बात आई, देखिए आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी, डिफ्यूजन, विसरण कहते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी और विसरण ये दोनों एक ही चीज हो गई। काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन, ये किसका ज्यादा होगा? गैस का ज्यादा होगा। गैस के बाद लिक्विड आएगा और लिक्विड के बाद क्या आएगा? सॉलिड आएगा। ये बातें ध्यान पे रखिएगा, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो इसमें कह रहा है कि हाँ विसरण पूछा है, डिफ्यूजन पूछा हुआ है। द्रवों की विसरण दर ठोस या गैसों की तुलना में अधिक होती है, गलत लिखा है। गैसों की विसरण दर सबसे अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर चुना जाए। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण का सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? यहाँ पर देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड टू एब्जॉर्ब हीट इज यूज्ड इन। इसमें बताइए किसमें ऐसा किया जाएगा?
गर्मी को अवशोषित करने का सिद्धांत हम रेफ्रिजरेटर में करेंगे। हम किस में करेंगे? रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। टिंडल प्रभाव। अच्छा, रेफ्रिजरेटर के बारे में एक और बात आती है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लगता है। इसमें क्या लगता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। इसमें थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लगता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, पूछा हुआ है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? तो टिंडल प्रभाव जो होता है ये स्कैटरिंग से संबंधित है। देखिए, स्कैटरिंग से संबंधित कौन सा होता है? प्रकीर्णन से। आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला एक ये दिखाई देगा, ठीक ना। पृथ्वी का रंग नीला और टिंडल प्रभाव, ये तीनों, और टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, ये तीनों दिखाई देगा, ठीक ना। अब देखिएगा, परावर्तन में आप जानते ही है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। डिस्पर्जन में 7 रंगों में बढ़ जाता है। प्रकाश कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में। अपवर्तन में आप जानते हैं प्रकाश अपने रास्ते से मुड़ जाता है। ये डिस्पर्जन की घटना कहाँ होती है? ये प्रिज्म में होती है, प्रिज्म में होती है ना। अगला देखिएगा, कह रहे वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखता है और 2 मिनट बाद सूर्यास्त होता है, या वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखता है। तो कह रहे इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है घटना? इसके लिए वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना जिम्मेदार होती है, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप जानते हैं इसके लिए, जैसे इसके 2 कारण है, एक ये भी हो जाएगा और एक ये भी हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना भी इसी के तहत आएगा, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। अब कह रहे किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो विद्युत का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होगा। किसके द्वारा संभव होगा? इलेक्ट्रॉनों गति का। जैसे कभी भी आपसे चालक बोलेगा, कंडक्टर बोलेगा, तो आप क्या बोलेंगे? कंडक्टर में किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कंडक्टर में किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दूसरा, अर्धचालक में किसके द्वारा होगा? तो अर्धचालक में होगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा। सेमीकंडक्टर में किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन भी होगा और होल भी होगा। तीसरा, मेटल में किसके द्वारा होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रोलाइट में किसके द्वारा होगा? तो इलेक्ट्रोलाइट में होगा आयंस के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत के तापी प्रभाव, कौन सा विद्युत के तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तापी प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। इसमें से देखिएगा, केतली और टोस्टर, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिक घंटी है ना, इलेक्ट्रिक बेल, यही नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बेल ये वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पे होगा। ये किस पर होगा? वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पे होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ये किस पे निर्भर होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पे। इसी पर घंटी भी होगा और कौन सा होगा? जनरेटर भी होगा और आपका मोटर भी होगा, अलग अलग चीजें भी होंगी इस पे। करे चीन ने अपने सूर्य के लिए
चीन एक कृत्रिम सूर्य बना रहा है, तो कह रहा है कि उसमें कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है। देखिए, जब भी हम सन की बात कर रहे हैं, सूर्य की बात, तो सूर्य में हमेशा नाभिकीय संलयन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन की घटना होगी। ठीक ना। नाभिकीय विखंडन की घटना किस में होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना जो होती है वो किस में होती है? परमाणु बम में होती है, एटम बम में होती है, या न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। ठीक ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का इस्तेमाल आप ट्रांसफार्मर में करिए। वैसे ये दिया किसने था? तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने, फैराडे ने दिया था। ठीक है। यहां कह रहा है भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? यहां पर जो दूसरा ऑप्शन है देखिएगा, हाँ, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। क्या ये आंसर हो सकता है? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज। और इसी समय विद्युत विसर्जन नली बना था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की तो खोज की ही थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी की भी खोज की थी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। यहां पर कह रहा है ये जो हर्ट्ज है, HERTZ हर्ट्ज है, इन्होंने ही की थी। माइकल फैराडे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किए थे। ठीक ना, तो यहां पर बी ऑप्शन होगा। कह रहे किसी प्रशीतक का आपेक्षिक गुणधर्म है। रेफ्रिजरेंट का आपेक्षिक गुणधर्म क्या है? रेफ्रिजरेंट जो किसी चीज को क्या रखता है? ठंडा रखता है। तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो किसी चीज को ठंडा रखने में सबसे ज्यादा योगदान देगी? आपको बताना है इसमें से क्या होगा। बताइए। गुप्त उष्मा का अधिक होना, जमाव बिंदु का कम होना, क्रांतिक तापमान अधिक होना, उष्मीय चालकता अधिक होना, यही तो होगा। ठीक ना, तो आप देख सकते ये सारे हो गए। लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त उष्मा, ये सारे हो गया। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बताया। देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अभी हमने आपको बताया था। कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आपको ध्यान देना है, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो बल्ब का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? बल्ब की खोज किए थे। ठीक ना। और ये 1905 में इन्होंने क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन में अब देखिएगा, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, भौतिक परिवर्तन की बात करें, तो भौतिक परिवर्तन में क्या आएगा? नया उत्पाद नहीं बनता है। नो न्यू प्रोडक्ट।
दूसरी बात, नया उत्पाद इसमें नहीं बनता है। तो नया उत्पाद इसमें नहीं बनता है, नो न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया उत्पाद इसमें नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन, नया उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ये उत्क्रमणीय है। तो यहाँ है ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? कह रहे कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ठोसों का द्रव में पिघलना, गैसों का, अब देखिए किण्वन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, ये केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज में क्या होता है? न्यू प्रोडक्ट, देखिएगा इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या हो गया भाई? अगला देखिएगा, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो प्रकाश का वह छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखिए सबसे, अब देखते हैं एटम, लेकिन एटम स्वतंत्र नहीं होते, परमाणु स्वतंत्र नहीं होते, ठीक ना। परमाणु मिलकर क्या बनाते? अणु बनाते। परमाणु क्या बनाते? मॉलिक्यूल। परमाणु आपके मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं। और अणु के पास, अणु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। अणु जो होता है फ्री होते हैं, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो अणु जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अणु कैसे होते हैं? ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। चलिए, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितने ग्राम परमाणु मौजूद है? देखिएगा, अगर ग्राम एटम की बात किया जाए तो ग्राम परमाणु को हम नंबर ऑफ मोल कहते हैं। ग्राम परमाणु को हम क्या कहते हैं? ग्राम परमाणु को हम मोल कहते हैं, मोल। तो अगर आपसे ग्राम परमाणु की बात कर रहे हैं तो यहां नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 144। और मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24 होता है। तो नीचे आप 24 दीजिए, 12 दूना 24, 12 बरहम 144, 6 मोल आएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहे दो या दो से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहते हैं? सजातीय मिश्रण क्या कहलाता है? देखिएगा, तो यहां पर कोलवाइड जो होता है ये बिस्मांगी मिश्रण होता है, ये हेट्रोजिनस सॉल्यूशन होता है, बिस्मांगी। ये कैसा होता है? बिस्मांगी होता है। कह रहा है सजातीय मिश्रण विलयन होता है, और विलयन में जो विलय के कण होते हैं वो सॉल्यूट के कण कैसे होते हैं? तो जो विलय के कण होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। और कोलॉइड के कण कैसे होते हैं? ये 1 माइक्रोमीटर से छोटे, 1 नैनोमीटर से बड़े, 1 नैनोमीटर से बड़े ये होते हैं, है ना। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अब देखिएगा,
यहां देखिए कह रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन के कारण, ये गलत है। ये तो OH आयन के कारण होनी चाहिए थी ना, OH आयन के कारण, ये गलत है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, नॉन मेटालिक, सही है। फिनाप्थलीन गुलाबी बन जाता है, तो ये वाला आंसर होगा। पूछा है कौन सा गलत है, तो ये आपका डी आंसर होगा, है ना। क्या आंसर होगा, डी होगा, ठीक है। की उपलब्धि, डोबेराइनर की त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो जो डोबेराइनर की त्रिक है उसमें आप जानते हैं तीन त्रिक, तीन ग्रुप बनाए गया तत्वों के। एक लिनाक बनाया गया, लिनाक, कासरबा और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लिनाके, कासरबा और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये तीन बनाए गए। तो इसमें क्या है, कह रहे क्या याद अध्ययन, क्या अध्ययन करने को मिलता है। तो जैसे लिथियम का द्रव्यमान 7 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39 है, तो यहाँ पे औसत भार कितना होगा। यहाँ पर जो औसत भार होगा वो 7 + 39/2 यानी 46/2 23 होगा। कितना होगा, 23 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है अणुओं की परमाणुकता का अध्ययन करने का पहला प्रयास, तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का पहला प्रयास, ये कुछ सही लग रहा है। तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास, नहीं, ये यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान ही होगा, परमाणु आकार भी नहीं होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत मिलान को जोड़ों को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए तांबा, पारा का Mg नहीं, पारा का Hg होता है, चांदी का Ag, सोना का Au, प्लेटिनम का Pt। तो यहाँ पारा का क्या होगा, Hg होगा, ठीक ना। पारा का क्या होगा, Hg होगा, यहां पर लगा लीजिएगा। तो पूछा है इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैचेस सी, और कह रहे निम्नलिखित में से किस, यहां देखिएगा निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। क्वथनांक उच्चतम होता है, पूछ रहा है किस हैलोजन का क्वथनांक जो होता है उच्चतम होता है, क्या बताएंगे आप। एक आंसर आपको देना है। तो जिसका परमाणु भार ज्यादा होता है, तो आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ये मॉलिक्यूलर मास के समानुपाती होती है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका क्वथनांक ज्यादा, तो ये आपका आयोडीन होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक ना। और आप दूसरी बात भी आप देख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये दोनों गैस हैं, ये लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। कह रहे एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। कौन एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब है गर्म करने पर मुलायम हो जाए, ठीक ना। सॉफ्ट, गर्म करने पर, सॉफ्ट बाय हीटिंग, तो हीट करने पर क्या हो जाए, सॉफ्ट बाय हीटिंग, गर्म करने पर क्या हो जाए, मुलायम हो जाए। तो इसमें आप किसको चुनेंगे, देखिएगा। कह रहे कौन नहीं है, तो बैकेलाइट नहीं है। बैकेलाइट जो होता है कुचालक होता है, बैकेलाइट कुचालक है और उच्च तापमान को सह सकता है, इंसुलेटर, उच्च ताप, उच्च तापमान का सहन कर सकता है। टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन के बारे में यही ध्यान दीजिएगा। टेफ्लॉन क्या है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यही है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है और ये नॉन स्टिकी बर्तन में भी काम आता है, उच्च ताप सह सकता है और नॉन स्टिकी बर्तन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहां से हम चलते हैं
किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? देखिए कई बार ऐसे सवाल आते हैं, गड़बड़ा जाता है, आसान सवाल भी गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं। एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो लिपिड का निर्माण करता है, लिपिड का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस, ठीक ना। न्यूक्लियस इसमें आएगा, न्यूक्लियस, ठीक ना, न्यूक्लियस आएगा। कह रहा अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से किसमें संचरित होती है? तो देखिएगा पैरेनकाइमा जो होता है, क्या इसमें आंसर बनाएंगे? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, हाँ बिल्कुल। तो आप जैसा जानते हैं एस्क्लेरेनकाइमा जो होती है ये मृत होती है, डेड होती है, और ये लिग्निफाइड होती है, इसी के कारण डेड होती है, लिग्निफाइड होती है। इसीलिए ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती प्रदान करती है। ये क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मजबूती प्रदान करती है, लिग्निफाइड होती है। कोलेनकाइमा का मतलब होता है ये लचीलापन होती है। कोलेनकाइमा मतलब क्या होता है? लचीलापन, लचीलापन प्रदान करता है। एक होता है पैरेनकाइमा, ये आपका फोटोसिंथेसिस और बाकी कामों में हेल्प करता है। फ्लोएम तो आप जानते हैं जटिल उत्तक होते, जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? देखिए मेंडल का समय जो था उस समय जेनेटिक्स के बारे में कोई बात पता नहीं थी, और मेंडल ने कैसे कोई कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है इस पर इन्होंने काम किया। मटर के पौधे को चुना था। मटर के पौधे के चुनने के पीछे का कारण यह था कि मटर के पौधे में दृष्टिगत, मटर के पौधे में दृष्टिगत लक्षण है, विजिबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, विजिबल कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो दृष्टिगत लक्षण है और साथ में कैसे है, और ये इसका जीवन काल भी छोटा है। इसका लाइफ साइकिल क्या है? स्मॉल है, जीवन काल छोटा है। ये दो चीजें हैं, और इसमें 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण। तो इसमें 7 जोड़ी विपरीत, 7 पेयर अपोजिट कैरेक्टर, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला है, किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? सरल से अधिक रूपों में विकसित हुआ, इसमें बताइएगा। डार्विन, वालेस, मेंडल और लैमार्क। इसमें आप देखिए यहां पर कह रहा है सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स का फिनोमिना किसने दिया हुआ है? तो यहां पर डार्विन ने दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? डार्विन। और ये जो डार्विन नाम के वैज्ञानिक हुए, इनके बारे में आप जानते हैं, इन्होंने ही कहा था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का सिद्धांत दिया था। जो सबसे योग्य होगा, योग्यतम की उत्तरजीविता, योग्यतम की उत्तरजीविता। और इन्होंने एक और बात कहा था, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। इन्होंने दूसरा क्या कहा था? प्राकृतिक चयन। डार्विन ने कहा था ये दोनों बात।
ये दोनों बात किसने कही थी? डार्विन ने कही थी। और डार्विन की एक बुक भी है, डार्विन की बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवन की उत्पत्ति। क्या है भाई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? तो जो आप जानते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ये 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 3 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी होती है। और इस 3 जोड़ी होती है ना, और आप जानते हैं इनसे जो एंजाइम सिक्रीट होता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। और ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में, है ना। तो ये किसका पाचन करेगा? स्टार्च का। दूसरी बात, सेलुलोज के लिए सेलुलेज एंजाइम होता है, लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, और इसके लिए तो पेप्सिन भी है, ट्रिप्सिन भी है, ठीक ना। चले आगे। कह रहे मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी एओर्टा है। और ये जो एओर्टा है ये बायां निलय से निकलती है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है, बायां निलय से निकलती है, ये बायां निलय से निकलती है। तो लिखा है कि ये बायां निलय से निकलती है, ठीक ना। अब वेना कावा जो है इसको हम महाशिरा कहते हैं, महाशिरा। वेना कावा क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। ये क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनाक्सीकृत रुधिर लेकर जाती है, अनाक्सीकृत। तो ये आपके लिए अनाक्सीकृत रुधिर लेकर जाने का काम करती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन के बारे में कह रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन के बारे में कह रहा है। क्या होगा? तो यहां देखिएगा क्या होगा, इसमें आपको देखना है, बताना है। अपूर्ण विघटन जो होता है एनेरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और ये आप जानते हैं इसमें ग्लूकोज से 2 चीजें होती है। एक आपका लैक्टिक एसिड मिलता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और दूसरा आपका एथेनॉल मिलता है, C2H5OH, एथेनॉल। ये 2 चीजें आपको मिलती है, लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। ये आपका फर्मेंटेशन जो होता है ना किण्वन, उसमें होता है ये फर्मेंटेशन में। ये आपका किण्वन हो गया, और ये आपका मसल्स हो गया, मांसपेशी। ये मांसपेशी में मिलता है, मसल्स में। इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है? बेरी बेरी का एक लक्षण है, बताइए। तो बेरी बेरी का लक्षण क्या होगा? सोच के बताइए। अब जानते हैं विटामिन जो B1 होता है उसका नाम क्या होता है? थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन।
विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है ठीक है ठीक है। B3 क्या है? नियासिन है B3। B5 क्या है? पेंटाथेनिक एसिड है, पेंटाथेनिक एसिड है ना। B6 पीरिडॉक्सिन है, पीरिडॉक्सिन। B7 क्या है? बायोटिन है। B9 क्या है? फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड। और B12 क्या है? साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन ये है। तो इनकी कमी से एनीमिया होता है ना। इसके कमी से पैलेग्रा होता है, पैलेग्रा होता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है। बताइए, तो सी ऑप्शन लगा दिया जाए क्या? इसमें आप क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन की तरफ चले, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर कमजोर पेशियां हो जाती हैं। ये जो है, ये तो विटामिन ए की कमी से होता है ना। हाँ, ये तो विटामिन सी के कमी से होता है। चलिए, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल हम क्लेमाइडोमोनास को कहते हैं। हम एक कोशिकीय हरित शैवाल किसको कहते हैं? क्लेमाइडोमोनास को कहते हैं, ठीक ना। क्लेमाइडो, ये क्लोरोफाइसी, ये ग्रीन शैवाल है, ग्रीन, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है जिसको हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। अच्छा, जो रेड एल्गी होता है उसको रोडोफाइसी कहते हैं। रेड एल्गी को क्या कहते हैं? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी को हम कहते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक ना। चलो, अगला है इनमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग का घटक वर्तिका नहीं है। अब देखिएगा, ये मादा जनन अंग है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, यानी वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। और यहां पर स्टाइल हो गया वर्तिका, वर्तिका। और यहां पर ओवरी हो गया, अंडाशय, अंडाशय, ठीक है। ये हो गया, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट। और मेल पार्ट में क्या होता है? मेल पार्ट में ये फिलामेंट हो गया, ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया, और इसमें ये पॉलन ग्रेन हो गया, तो ये हो गया मेल पार्ट। अगला देखिएगा, कह रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम। देखिएगा, जेन, हाँ, इसका दूसरा नाम, बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा नाम या जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए, दूसरी बात आप देख सकते हैं, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोनास साल्क के द्वारा की गई थी। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एल्बर्ट साबिन के द्वारा, एल्बर्ट साबिन के द्वारा, ठीक ना। चलिए, मैडम मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया था, रेडियो एक्टिविटी नेम दिया था, नेम दिया था। अगला कह रहा है निम्न में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? कह रहा है क्या ऐसा है जो जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? तो जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया है। ये किसका है? एम्फीबिया का है और मैमल्स का है, मैमल्स का है। ये किसका है? इंसेक्ट का है और बर्ड का है, इंसेक्ट का है और बर्ड का है,
ठीक है, इंसेक्ट का है और बर्ड का है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ कहाँ गया, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते, सर्वाहारी कहा जाता है। और कह रहा है मंजीरा मगरमच्छ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। देखिएगा, जो मंजीरा मगरमच्छ अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है बताइए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है, तेलंगाना में। और यूपी में आप जानते हैं लखनऊ में, यूपी में लखनऊ में घड़ियाल संरक्षण, घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, कुकरेल में, कुकरेल में, यूपी में कुकरेल, लखनऊ में क्या है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यहां पर कौन सा अजैव निम्नकरणीय है, अजैव नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अजैव निम्नकरणीय में इसमें से कौन सा चुनेंगे, नायलॉन। नायलॉन क्या है, अजैव निम्नकरणीय है। ठीक है, चलिए और यहां पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है, मिलियन किलोमीटर लंबी है, और यानों के बीच में लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसको संदर्भित करता है, तो यहां पर देखिएगा ये जो है लीजा पाथफाइंडर, यहां पर आपको ये आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लीजा पाथफाइंडर नहीं, यहां का आंसर जो होगा इवाल्व लीजा होगा। ये आप देखिए, और इसका आंसर ये समाप्त होता है आज। इसका सही आंसर क्या होगा, इवाल्व लीजा होगा। और ये 2015 में, ये एक्सपेरिमेंट 2015 में किया गया था। तो यह प्रयोग ऐसा हुआ है कि ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जो हो रही है ये अंतरिक्ष के कुछ गुत्थियों को सुलझाने के लिए ही हो रही है। और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये साइंस में आ गया। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ समाप्त करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग सेट नंबर 7 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।